नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव के बाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जमात उलेमाए हिंद की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जमात उलेमाए हिंद ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताकर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग की है। दरअसल 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद का घर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था, जिसके बाद जमात ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई हुई है। तो आज जमात की याचिका पर सुनवाई होनी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई थी जुमे की नमाज के बाद, उसको लेकर बताया ये जा रहा है कि जावेद के घर को गिराया गया था। अब जमात उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका डाली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करेगा। जमात उलेमाए हिंद ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताकर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की मांग की है। दरअसल 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद का घर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। इसके बाद जमात ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होनी है। इससे पहले दिल्ली में भी हमने देखा था कि किस तरह से बुलडोजर चलने के बाद लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और वहां से उन्हें राहत मिली थी। अब एक बार फिर जमात उलेमाए हिंद ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 10 जून को दंगे हुए थे, एक तरह से कहा जा सकता है उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया था, उसको लेकर जब बुलडोजर की कार्रवाई की गई तो जमात पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी इसको लेकर? 11 या 11:30 बजे के आसपास जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि जमात उलेमाए हिंद की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है, जिसमें हालिया में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, उस पर सवाल खड़े किए गए हैं और ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई तमाम प्रक्रियाओं को लेकर चल रही है वो न्याय संगत नहीं है। देखना बेरहम होगा जब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलती है तो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ दलीलें नीलू दी जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील। और गाजियाबाद से खबर लेते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बदमाश हसनैन पर चोरी, लूट, हत्या के दर्जनों केस दर्ज हैं। अवैध कब्जा, असला और लूटी गई बाइक भी अब बरामद कर ली गई है। ये पूरा जो मामला था वो मसूरी क्षेत्र में ये मुठभेड़ बताई जा रही है, जहां पर हसनैन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और कल होने वाली जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जुमे की नमाज से पहले उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बरेली, इटावा, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ समेत कई शहरों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं कानपुर, लखनऊ और उन्नाव में पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस पूरे दल बल के साथ सतर्क है। फ्लैग मार्च में अर्धसैनिक बल, आरएएफ, पीएसी, घुड़सवार पुलिस भी शामिल रही। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, उन्नाव। 3 जून को एक घटना हुई थी कानपुर में और उसके बाद फिर 10 जून को भी अलग अलग जिलों में उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया था जुमे की नमाज अदा करने के बाद। और एक बार फिर से कल शुक्रवार है, ठीक उससे पहले पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया है। अमन चैन बरकरार रहे, इसके लिए लगातार फोर्सेज ने ये देखने की कोशिश की है कि किसी तरह से कोई उपद्रवी अमन चैन बर्बाद ना कर सके। सड़कों पर, अलग अलग जगहों पर पुलिस फोर्स, आरएएफ सभी की नजर बनी हुई है। और उधर मथुरा में भी डीएम और एसपी ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है। जिला प्रशासन यहां पर धर्मगुरुओं से लगातार संपर्क में है। खुफिया विभाग माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर विशेष नजर रखे हुए है। ड्रोन से संवेदनशील और ऊंची इमारतों पर नजर बनाई गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी जिला प्रशासन की नजर है। अब तक सोशल मीडिया पर भ्रामक और शांति भंग पोस्ट करने वाले 5 लोगों पर सख्त कार्रवाई भी की गई है। तो लगातार हर जगह पर यही हाल है। कल जुमे की नमाज अदा करनी है, उससे पहले हम आपको बता दें कि हर जगह पुलिस प्रशासन की नजर है। ड्रोन के जरिए सोशल मीडिया पर नजर है, जिला प्रशासन की ये नजर। अब तक सोशल मीडिया पर भ्रामक और शांति भंग पोस्ट करने वाले 5 लोगों को पकड़ा भी गया है। तो किसी तरह से उपद्रव एक बार फिर से ना मचा पाए, इसके लिए पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से कर ली गई है।
और इसी पर बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, हमने देखा कि किस तरह से 3 जून, फिर 10 जून और अब एक और जुमे की नमाज यानी शुक्रवार आने वाला है, लेकिन उससे पहले प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। किस तरह की अब चौकसी बढ़ती जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। ड्रोन एक अहम हिस्सा जो है पूरे प्रोसेस में साबित होने वाला है, क्योंकि ड्रोन के जरिए से कम प्रशासन इस बात को पता लगा पाएगा कि छतों पर जिस तरह से पत्थर रखने और एग्जा करने और इकट्ठा करने की घटनाएं लगातार हुई हैं, एक तो उस पर नज़र। दूसरी सबसे अहम बात जो जिसका जिक्र अभी आप कर भी रही थी, सोशल मीडिया, खासतौर से व्हाट्सएप के ग्रुप जो बने, इस पूरे मौके पर और ज़्यादा जो है उपद्रवियों को मदद करने में सोशल मीडिया जो है साबित हुई। तो ऐसे में सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग खुद लखनऊ में बैठ करके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए से, और खासतौर से इस बात की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से तमाम जगहों पर कॉल की गई थी, उन तमाम चीज़ों पर रोक लगाई जा सके। और एक सबसे अहम बिंदु जिसका मुख्यमंत्री भी लगातार इशारा करते रहे, उसमें बल भी देते रहे जिले के अधिकारियों को, वो है धर्मगुरुओं के साथ संवाद। वो संवाद पिछले 15 दिनों में काफ़ी बढ़ा है, चाहे लखनऊ की बात हो या फिर जहां पर ये मामले पेश आए हैं वहां पर भी धर्मगुरुओं के साथ संवाद बढ़ा है। साथ ही इस बात को बताया गया है कि संवाद के जरिए से ही खासतौर से जुमे की नमाज के बाद ऐसा कोई वाकया पेश ना आए पूरे उत्तर प्रदेश में, इस बात पर विशेष बल दिया जाए। साथ ही जिस तरह से हेलीकॉप्टर्स को भी पूरे एपिसोड में जोड़ा गया है, तो आप ये मानकर चलें कि वो तमाम लोग जो कानून व्यवस्था से खेलना चाहते हैं या ऐसे इरादे रखते हैं, तो ऐसे में प्रशासन के साथ साथ जो है स्टेट लेवल पे भी तमाम चीज़ों पे मॉनिटरिंग रखी जा रही है। और ये बात मान के चलें कि अब चौतरफा घेरेबंदी इस बात की तरफ इशारा है कि कोई जो है इस तरह की अपनी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाली है। तो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है अलाउद्दीन, और हर एक जगह पर नजर बनाई गई है, चाहे वो जमीन पर हो या फिर सोशल मीडिया पर हो, क्योंकि 10 तारीख को भी हमने देखा था तैयारी पूरी थी, फिर भी चूक हो गई थी और उस चूक को दोहराना नहीं चाहती उत्तर प्रदेश पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाबर ने किए थे हथियार सप्लाई, इस तरह की खबर सामने आ रही है। कुख्यात रईस बनारसी का भांजा है बाबर, जमानत पर छूटकर आया है बाबर। विदेशी हथियारों की तस्करी का इस पर आरोप है। D2 गैंग का अफजल भी पुलिस रडार पर है। तो एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है और अब बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो बाबर नाम का शख्स है उसने हथियार सप्लाई किया था। कुख्यात रईस बनारसी का भांजा बताया जा रहा है बाबर, जमानत पर छूटकर आया था। विदेशी हथियारों का तस्करी का इस पर आरोप है। और 3 जून को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हुए उपद्रव के मास्टरमाइंड जफर हयात और उसके साथियों की आज से 2 दिन की रिमांड शुरू हो रही है। कोर्ट ने जफर हयात के साथ 4 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सुबह 10 बजे से चारों की रिमांड शुरू हो गई। रिमांड के दौरान पुलिस चारों से पूछताछ करेगी, जिसमें कई खुलासे होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक जफर हयात से फंडिंग की जानकारी भी इससे जुटाई जा सकती है। पुलिस ने बैंक खाते संबंधी पड़ताल के लिए कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस का दावा है कि उसके पास जफर हयात की संस्था को विदेशी फंडिंग मिलने का पर्याप्त सबूत है। और अब बात नोएडा में चीनी घुसपैठियों के बड़े रैकेट की करते हैं। तो नोएडा में चीनी घुसपैठियों के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। यहां पर चीनी घुसपैठिए बार क्लब चला रहे थे। यहां से एक लड़की को गिरफ्तार भी किया गया है। इस क्लब में चीनी घुसपैठियों को शरण दी जा रही थी। पुलिस को शक है कि यहां से भारत की जासूसी की जा रही थी। साथ ही शक यह भी जताया जा रहा है कि यहां आने वाले करीब 20 घुसपैठिए लापता हो सकते हैं। खुफिया एजेंसी पूरे मामले की अब छानबीन में जुट गई है। थाना जो कि सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है, वहाँ पे 2 चीनी नागरिक ये विदाउट प्राधिकृत वीज़ा के वो लोग भारत से नेपाल को जा रहे थे, जिस पर एसएसबी ने उनको गिरफ्तार किया। वहाँ से सूचना प्राप्त होने पर यहाँ पे वो जेपी ग्रीन में अपने चीनी नागरिक दोस्त के पास रुके थे, जिस पर हम लोगों ने उसका पता लगाया। पता लगाने के बाद हरियाणा गुरुग्राम से उस चीनी नागरिक को, उनकी महिला मित्र जो कि नागालैंड की रहने वाली हैं, उनको हम लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट फोर्ज पाए गए, जिसमें उन्होंने इस चीनी नागरिक जो कि जेपी ग्रीन में रहता था, इसका भी वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी थी जून 2020 में, और उस पर उसने जून 2022 लिख करके डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके
कई फोर्स डॉक्यूमेंट मिले जिसके आधार पर वो यहाँ पर रह रहा था। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उस चीनी नागरिक को तथा उनकी महिला मित्र दोनों को जेल भेजा गया। इसमें जो पूछताछ हुई थी उस पूछताछ में उन्होंने फर्मों का नाम बताया था, जो कि फर्म हमारी टीम उसका पता कर रही है, अभी तक वो फर्म नहीं मिली है। एक क्लब जो कि इकोटेक 1 थाना अंतर्गत घरबरा में है, एक क्लब के विषय में पता चला, उस क्लब को सर्च किया गया और पूरा अभी उसमें कार्रवाई हमारी चल रही है। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स उन डॉक्यूमेंट्स का हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। फ्लैट में उन्होंने जो एग्रीमेंट कराया था, जिस एग्रीमेंट के आधार पर फ्लैट ओनर को भी हम बुला के पूछताछ करेंगे। इसमें फ्लैट ओनर ने क्या पुलिस को और LIU को क्या सूचना दी थी, इसकी भी हम जांच करेंगे। सभी बिंदुओं की बहुत ही व्यापक तरीके से एक टीम बनाई गई है। इसमें एक टीम बना करके हम इस पूरे विवेचना को हम लोग गहराई से जाँच करेंगे। नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए चीनी घुसपैठियों के तार अब नोएडा से जुड़े हैं। पूछताछ की गई तो पता चला कि ये चीनी घुसपैठ ग्रेटर नोएडा में अपना ठिकाना बसाए हुए थे, जिसके बाद नोएडा पुलिस अलर्ट हुई और जांच पड़ताल की गई। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में ये इलाका था, ये जगह थी जहां पर उन्होंने अपना आशियाना बसा रखा था, यहीं पर वो रहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इंडियंस अलाउड नहीं थे और ये चीनी घुसपैठी जो है अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे। यहाँ पर बार क्लब चलाया जा रहा था, चाइनीज मॉडल पर यह आलीशान बार बनाया गया था। और इसके बाद एजेंसी अलर्ट हुई, इंटरनेशनल एजेंसी अलर्ट हुई और अब जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पर CBCID, इसके अलावा जो इंटरनल एजेंसीज है, LIU, लोकल पुलिस है और जो इंटरनेशनल एजेंसी है, वो तमाम लोग यहाँ पर अब पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। और ये जो लोग यहाँ रह रहे थे उनके पास भी ये अवैध वीज़ा मिले हैं, भारत के बने वीज़ा मिले, जिसके बाद भारत की इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी भी मामले में जाँच शुरू कर दी है। भारत ये जानने की कोशिश भी कर रहा है कि जो भारत की एजेंसियां हैं कि यहाँ पर कहीं जासूसी तो नहीं हो रही थी। यहाँ से 4 से 5 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है लंबे वक्त से यहाँ पर चीनी घुसपैठियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और करीब 15 से 20 दिन वो यहाँ रुके भी थे। इसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो ये बात सामने आई कि ये क्लब काफ़ी समय से चल रहा है और यहाँ पर अवैध रूप से चीनी घुसपैठी रह रहे थे। फिलहाल जाँच पड़ताल की जा रही है, जहाँ एक तरफ लोकल एजेंसीज, लोकल यूनिट्स, पुलिस, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और जानने की कोशिश कर रही हैं कहीं यहां पर साजिश तो नहीं रची जा रही थी। फिलहाल अभी जांच पूरी होनी है। यहां से कई पासपोर्ट, इसके अलावा तमाम चाइनीज शराब, चाइनीज सिगरेट, ये तमाम चीज़ें यहां पर मिली हैं। फिलहाल जाँच की जा रही है और अधिकारियों का कहना है जल्द ही बड़ा खुलासा किया जाएगा। कैमरामैन नागिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। और बस्ती से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के थे। गोरखपुर के पादरी बाजार इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी के सभी। कप्तानगंज थाना क्षेत्र में NH पर यह हादसा हुआ, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ये लोग गोरखपुर के पादरी बाजार इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के NH के पास यह हादसा हुआ। तो सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये सभी एक ही परिवार के हैं जिनकी मौत हुई। सभी लोग गोरखपुर के पादरी बाजार इलाके के रहने वाले हैं और ये हादसा जो हुआ है वो कप्तानगंज थाना क्षेत्र के NH के पास हुआ है। बस भीगे ना, बाकी तो आपके नजर में रहे। उठा लो ये सब उठा लो। और बीजेपी नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। अपर्णा यादव को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। 72 घंटे में उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मामले में पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। तो अपर्णा यादव को धमकी मिली है, व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि जान से मारने की धमकी मिली। बताया गया कि 72 घंटे में अपर्णा को उड़ा दिया जाएगा, इस बात की धमकी मिली। इस मामले में पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। और अमेठी में मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाशों ने गाड़ी से बुजुर्ग को कुचल दिया। 65 वर्ष के बुजुर्ग राम सुमेर विश्वकर्मा की मौके पर मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बाद में एक लुटेरे को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरा मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के गडेरी गांव का बताया जा रहा है।
और संभल जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर ने महिला मरीज को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद अस्पताल में काफी देर तक हो हंगामा मचता रहा। बाद में सीएमएस के आश्वासन पर पूरा मामला शांत हुआ। आरोप है कि ओपीडी में तैनात महिला डॉक्टर ने महिला मरीज के साथ मारपीट हाथापाई और गाली गलौज की और इसी के बाद हंगामा बरपा। मुझे लगता है शायद उनको कुछ जल्दीबाजी थी या कुछ था, तो इसी बात में शायद उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया डॉक्टर से या क्या किया, थोड़ा बहुत उसी में कुछ कंफ्यूजन हो गया। और उसके बाद में मैं वहाँ खुद गया तो दोनों को, डॉक्टर को भी समझाया और मरीज को भी समझाया, बात खत्म हो गई, ऐसी कोई थी नहीं। और संभल में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल तमंचे को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी 2 साल पहले अपने भाई की हत्या के बाद चंद्रकेश की हत्या के लिए मौके की ताक में रहते थे। मौका मिलते ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 12/6/2022 को थाना गुन्नौर के क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके फलस्वरूप अपराध संख्या 199/222 पर 302 और 506 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज उसी मुकदमा से संबंधित वांछित अभियुक्त राजीव सुनील पुत्र विजेंद्र यादव निवासी ग्राम जाफराबाद थाना गुन्नौर जनपद को मैं आला कत्ल 1 कट्टा 315 बोर 2 जिंदा कारतूस व 1 खोखा के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और बस्ती में पुलिस ने करीब 60 लाख रुपए की शराब जब्त की है। चैनपुरवा NH 28 पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक DCM को पकड़ा, जिसमें हरियाणा से बनी 11,256 बोतल विदेशी शराब के मिले। पुलिस ने जब गाड़ी को रोकना चाहा तो ड्राइवर गाड़ी रोकने की बजाय भागने लगा। पुलिस ने ट्रक का पीछा कर उसे रोका और जब तलाशी ली तो भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इस संबंध में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में केस दर्ज किया गया है। तलाशी ली गई तो उसमें से बड़ी मात्रा में शराब की बॉटल्स मिली हैं। लगभग 11,256 बॉटल शराब की बरामद हुई हैं और उस गाड़ी की कीमत और शराब की कीमत लगभग 60 लाख रुपए मूल्य की है। और इस संबंध में थाना पुरानी बस्ती पर एक्साइज एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कराया जा रहा है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी समाचार चैनल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज 18 की, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और सबसे सटीक समाचार को अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने के लिए चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। ये दैनिक समाचार पत्रों में समाचारों में बिना छेड़छाड़ किए और निष्पक्ष खबरों की खुराक के लिए अंग्रेजी भाषा के दर्शकों की पहली पसंद है।